लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा हम लोगों ने? एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस क्लियर है ना? या मैम। ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे सत्यम? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा लास्ट टर्म पर? लास्ट टर्म पे क्या डिस्कस कर दिया था हम लोगों ने? मैम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और LCAO डिस्कस कर लिया था, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस मैम। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा था ना MOQ में। ये सब ये हो गया था बच्चे हम लोगों का जो कॉन्फ़िगरेशन था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। यस मैम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में दो कॉन्फ़िगरेशन मैंने कराए थे आप लोगों को, जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है और जिनका एटॉमिक नंबर आपका मोर देन 7 होता है। ये करा था हम लोगों ने, डिस्कस किया था हम लोगों ने। टू कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर आपको मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग एटम्स ऑफ एटॉमिक नंबर मोर देन 7 एंड फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग एटम्स ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल और लेस देन 7, ये हम लोगों ने करा था। दोनों यस मैम। दोनों करे थे कि एक किया था? मैम दोनों हो गया था। दोनों हो गए थे और मैंने रीजन बताया था कि भाई क्यों हम लोगों ने चेंजेस करे, कि जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 7 है उनमें ये क्यों चेंजेस करे हम लोगों ने, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने क्या? चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों से इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपकी पैरेलल दूसरा आपका ब्रांच भी चल रहा होता है ना, तो मैं थोड़ा कभी कोई कंफ्यूज होती कि मैंने आपको बताया था कि उनको बताया था, तो थोड़ा आप लोग भी रखा करो याद कि हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है ना, ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ आपकी मिस हो जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये कहाँ से आया था? हम लोगों ने बोला था ना कि जब ये 1s कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बनेगा। जब 2s कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s बनेगा। जब हमारे पास ऑर्बिटल है, अगर px कंबाइन करा रहे हो पहले तो px वाला सिग्मा बना लेगा, अगर pz वाला आप कंबाइन करा रहे हो पहले तो वो सिग्मा बना लेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पर px लिखा है कहीं पर pz लिखा है, मैं बार बार इसको बोल रही हूँ, से इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि अगर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि px को एज अ मॉलिक्यूलर एक्सेस ले लिया है और py और pz को पाई बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। कोई एक क्या करता है, सिग्मा बनाता है, बाकी दोनों तो पाई बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उन्होंने px से सिग्मा बना दिया। अगर आप pz से बनाना चाहें तो आप यहाँ पर नोट्स में pz कर लेना, यहाँ पर x और y कर लेना, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अब यहाँ पर जैसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, यहाँ पर उन्होंने px से क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया और इसके बॉन्डिंग और इसके एंटी बॉन्डिंग, इसका बॉन्डिंग ये रहा और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, हम लोग डिस्कस करा था, है ना। इसकी एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसको हम एन के लिए रख लेते हैं। तो उसके बाद किसकी चांस आई, अब अगर px ने सिग्मा बना लिया है तो py और pz बचे। py का बॉन्डिंग और py का एंटी बॉन्डिंग, pz का बॉन्डिंग और pz का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमारे पाई वाले ये बन गए।
अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास पी वाई और पी जेड है वो सेम शेप और सेम एनर्जी क्या कर रहे हैं। पी एक्स ने तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन पी एक्स ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास पी वाई और पी जेड बचे हैं। तो पी जेड और पी वाई पाई बना रहे हैं, तो इनकी एनर्जी इनकी शेप एकदम इक्वल होगी। तो ये जो पी वाई वाले जो हैं, अगर इन्होंने क्या बनाया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाया, पी जेड ने भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाया, तो पी वाई का बॉन्डिंग पी जेड की बॉन्डिंग के बराबर होगा और पी वाई का एंटी बॉन्डिंग पी जेड की एंटी बॉन्डिंग के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसका ही रीजन मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को कि हमारे पास अगर 3 पी ऑर्बिटल्स थे यहाँ पर, अगर हमारे पास 3 पी ऑर्बिटल्स थे यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया कि इससे अगर पी एक्स से सिग्मा बना दिया तो पी वाई और पी जेड ने पाई बनाया। तो इनके ये जो पाई वाले बना रहे थे पी वाई और पी जेड, इनके बॉन्डिंग वालों की एनर्जी आपस में बराबर होगी और इनके एंटी बॉन्डिंग एनर्जी आपस में बराबर होगी, है ना। क्यों बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही सेम शेप और सेम एनर्जी के हैं। पी वाई और पी जेड के हैं सेम शेप और सेम एनर्जी के हैं, इसलिए इनके आपस में जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग के बराबर होगी, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी एंटी बॉन्डिंग के बराबर। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई, इसमें कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा तो पूछिए। तो यहाँ पर देखिए ये इन्होंने क्या बना दिया, पाइप बॉन्डिंग की बात की, पाइप बॉन्डिंग टू पी जेड, और उसके बाद क्या हो गया, इनके एंटी बॉन्डिंग वाले आ गए, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड, और सबसे ज्यादा एनर्जी कितनी है हमारी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर देखते हैं हम लोग, एकदम मजेदार। क्या हो गया, किसकी आवाज आ रही है, देखिए। तो अब क्या हो गया बात, अब ये हम लोगों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बन गया, किसका किसका बन गया, जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है उनके लिए हम लोग ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मगर जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें अब ये याद रखना चाहो तो अपने नोट्स में यहाँ पर नोट कर लेना, ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ N2, B2 और C2 के लिए, 3 मॉलिक्यूल्स के लिए, उसके अलावा और किसी के लिए नहीं है, है ना। जब बी वाला जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग एटम्स ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल और लेस देन 7, इसको अपना इजी में याद करने के लिए ब्रैकेट में लिख लेना, इट इज ओनली फॉर N2, B2 एंड C2, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है N2, उसमें अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा। और कौन होता है नाइट्रोजन से एटॉमिक नंबर कम, किसका होता है, कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो C2 का मॉलिक्यूल के लिए भी ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। और अगर हम लोग आ जाते हैं किसमें, B2 में, तो B2 में एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो भी इसमें भी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। बाकी जितने भी हेट्रो वाले भी अगर है, हेट्रो मतलब जैसे HF हो गया या CO हो गया, है ना, NO हो गया, तो उसमें आप यही ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। NO, CO, NO का मतलब क्या होगा, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये कंफ्यूज मत करना कि मैम नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर तो 7 होता है तो हम ये वाला फॉलो करेंगे, नहीं। हेट्रो में सब यही होगा, सिर्फ ये 3 ही मॉलिक्यूल्स के लिए है, B2, N2 और C2। अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं बताओ, क्या चेंजेस आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज है, बताइए। इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस हैं क्या? मैम सिग्मा 2px और पाई 2py 2pz में मतलब कोई प्लेस में डिफरेंस। हाँ, ये 5th और 6th पोजीशन वाले मैं उस दिन बोर्ड पे जो बताया था ना, 5th और 6th पोजीशन वाले आपस में चेंज है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, है ना, बस ये तो चेंज हो रहा है। ये देखो इधर पहले कौन आ गया, तो पाई पहले आ गया, सिग्मा ही बाद में आ गया, सिर्फ ये आपस में
ये वाला इससे चेंज हो जाता है। तो ये क्यों चेंज हो गया, ये चेंज क्यों हो गया, ये चेंज इसलिए हो गया यहाँ पर क्योंकि अभी जब आपको B2 और C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहूंगी और अगर आपने ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन से ही लिखा इनका तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक्चुअल में इसकी होती है इस कॉन्फ़िगरेशन से वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आएगा। मतलब जिस मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक होना चाहिए वो पैरामैग्नेटिक यहाँ पर शो करेगा और जिसको पैरा होना चाहिए वो डाया शो करेगा। तो ये चेंजेस हम लोग इसलिए लेके आए ताकि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छे से समझ सकें। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपको कहा कि चलो मुझे O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, O2 का, और मुझे ये भी बताओ कि वो पैरा है कि डाया है O2। तो O2 के केस में तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, तो आपने ही ऊपर वाला ही आपने ये फॉलो करा, एटॉमिक नंबर 4 और 7 है। अब O2 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 हो गए। एक O में 8 होते हैं, 2 में O में 16 हो गए। अब 16 को आप कैसे फिल करोगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे क्यों आए 11 12 13 14, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। तो जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाएंगे पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। 11 12 13 14 और ये 15 और 16, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आया, तो लास्ट के दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है ना। मैंने बताया था कि पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो पैरा होता है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो O2 का जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो हमारा पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास लास्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि VBT क्यों फेल हो गई थी, VBT इसीलिए फेल हो गई थी कि एक्चुअली में O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक ही होता है, मगर VBT इस बात को आपको डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि O2 का मॉलिक्यूल कैसे पैरामैग्नेटिक है। तो MOT के हिसाब से देखा गया तो देखा गया कि हाँ इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि पैरा ही होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बात बोली कि अब मैंने कहा कि चलो मुझे अब तुम C2 को कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तो C2 का कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 है, तो आप नीचे वाला फॉलो करोगे। अब अगर नीचे वाले को भूल जाओ, अगर ऊपर वाले को ही फॉलो करो, तो मुझे बताओ कि अगर ऊपर वाले को फॉलो करोगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा, नीचे वाले को फॉलो करोगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा, मुझे जरा जल्दी से बताओ। C2 का मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, अगर ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो क्या होगा और नीचे वाले कॉन्फ़िगरेशन से फिल करोगे तो क्या होगा। C2 का मैम ऊपर वाले से पैरामैग्नेटिक होगा, नीचे वाले से डायमैग्नेटिक होगा। हाँ देखो C2 का देखो, कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 होता है और C2 में 12 हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन को फिल करो। अगर ऊपर से करेंगे देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, मतलब कि पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन C2 शुड बी पैरामैग्नेटिक। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि C2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नहीं होता, तो डायमैग्नेटिक होता है। तो अब क्या करें, इस वजह से इनके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया, इसको पहले कर दिया गया, इसको बाद में कर दिया गया। अब देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, डायमैग्नेटिक हो गया। तो C2 का ये ऑलवेज कीप इन माइंड कि C2 का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है और C2 का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है, मगर ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन से जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे तो C2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक आ रहा था। इस वजह से हम लोगों ने ये चेंजेस करे। अभी समझ में आई बात, हमने क्यों चेंज करा। और फिर तीन ही मॉलिक्यूल फिर हमने चेंज करा, N2 B2 C2। N2 को हमने इसलिए यहाँ ले लेते कि N2 के इसमें क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है,
तो चाहे आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फिल करो चाहे ये वाले कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन फिल करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ भी डाया आएगा, इसके साथ भी डाया आएगा। मगर हम लोग लिख देते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है तो ये वाला फॉलो करेगा। अब नाइट्रोजन का कॉल देख लीजिए आप, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 मतलब कि इस हिसाब से बिठाया है, इस हिसाब से बिठाया। तो नाइट्रोजन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी हम लोगों ने एक लिमिट बना दी है जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ N2 B2 और C2। अब B2 का निकाल लो। B2 क्या होता है, बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 हो गए। तो 2 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो अगर इस हिसाब से करते तो ये डायमैग्नेटिक होता, मगर B2 जो होता है वो डायमैग्नेटिक नहीं होता, वो एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक होता है। अब इधर देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 पैरा आ गया। तो B2 का मॉलिक्यूल एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक होता है और C2 का मॉलिक्यूल एक्चुअली में डायमैग्नेटिक होता है। इस बात को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे अगर हम इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। For the same, we have to change the configuration only for these 3 molecules. ठीक है, बाकी हेट्रो है चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हम लोग यही वाला ऊपर वाला ही फॉलो करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ आपको डाउट हो तो पूछिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है ये। बताइए। ये कार्बन में जब C2 का करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें C2 का पाई 2p बाई में जाएगा या फिर पाई 2p x में जाएगा? C2 का पूछ रहे हैं आप? यस मैम, C2 का। C2 का पूछ रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 है और C2 में 12 हो गया। ठीक है, हाँ। यहाँ देखो 2 2 4 5, ये वाला नहीं, नीचे वाला फॉलो करेगी ना। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10, आपको यहाँ 10 तक यहाँ आ गया था, 11 12। यहाँ पे मैम 2p बाई 2p z में जा रहा है, अगर 2p x और 2p बाई में डाल दूँ तो? देखो मैं बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ, आप लोग बात समझिए। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा के समझ लो, क्योंकि जितनी भी बुक्स पढ़ोगे, जितने भी नोट पढ़ोगे, हमेशा कंफ्यूज होगे। आपको क्या करना है कि ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ही सेम शेप और सेम एनर्जी के यहाँ परपेंडिकुलर है। देख लो मेरे जो हैंड दिखा रहे परपेंडिकुलर है ना। इसमें से कोई भी एक px है, कोई भी एक py, एक pz है। अब आपको नहीं पता कि कौन x एक्सेस है, कौन सी y है, कौन सी z है, क्योंकि तीनों ही आपके बराबर है। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलो कि अगर इसमें इन 3 p ऑर्बिटल से, चाहे px, py, pz में से किसी एक ने सिग्मा बना दिया तो बाकी दोनों पाई बनाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हम py से सिग्मा बनाएंगे तो आप बोलोगे ठीक है मैम, py ने सिग्मा बना लिया तो px और pz हमारा क्या बनाएगा, वो पाई बनाएगा। तो यहाँ पर कोई वाकई में कोई डिब्बे जैसी स्ट्रक्चर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा फिर इसमें आएगा। तीनों ही सेम शेप और सेम एनर्जी के लोब्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं पता है कि हमको पहले किसमें जाना है। अगर ये बात है कि पहला बॉन्ड हमारा सिग्मा बन गया, इसको आपने हटा दिया, बाकी ये दोनों तो बराबर ही एनर्जी के है ना। इसको आप चाहे py pz मानो, चाहे px pz मानो, चाहे xy मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए किसी भी नोट्स में आप देखना कि अगर एक को उन्होंने सिग्मा बना लिया तो बाकी दोनों पाई बना रहे हैं, और ये अगर आपने एक ये सिग्मा बना लिया, ये बाकी दोनों जो पाई बना रहे हैं सेम शेप और सेम एनर्जी के हैं, तो इनके आपस के बॉन्डिंग वालों की एनर्जी बराबर होगी और इन्हीं के आपस के एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बराबर होगी। जब एनर्जी बराबर है तो इलेक्ट्रॉन किसी में भी जाएगा। ठीक है,
तो जब मैं उस दिन पढ़ा रही थी तो मैंने कह दिया थी भाई हम पीजेड को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानेंगे, इसे सिग्मा बनाएंगे, बाकी पीएक्स से पीवाई से पाई बनाएंगे। अभी नोट्स में आप एक जगह देख रहे हो उन्होंने पीएक्स से आपने सिग्मा बना लिया, बाकी पीवाई पीजेड से पाई बना लिया। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं, इसे समझने वाली बात है। आप ये पर है कि आप किसको सिग्मा बना रहे हो, किसको पाई बना रहे हो। बस फर्स्ट बॉन्ड पहला सिग्मा ही बनेगा, बाकी फिर जो दोनों बचेंगे वो पाई बनेंगे। अभी बात क्लियर हुई कि इसमें कुछ तुम्हारा कुछ और डाउट है बेटा? मैम अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो अब आपका जब इलेक्ट्रॉन है कार्बन 12 है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो इनमें से अभी वाई और जेड में भी किसी में पहले इलेक्ट्रॉन आ सकता है, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए, दोनों ही सेम शेप और सेम एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ आपने ऐसा बना लिया। अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो डायग्राम बने हुए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग? अगर हम लोग O2 की बात करें, देखो ये O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है। ये जो बीच में आप देख रहे हो ऑर्बिटल, दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो साइड में है ये एक ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये और ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उन्होंने ये बना दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन की बात करें, O2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो O2 मॉलिक्यूल में सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे ऑक्सीजन है, कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p4 है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका। अब देखो यहाँ पर भी 2p4 को यहाँ पर बाइफर्केट करके लिख दिया है, px py pz लिखा हुआ है। तो देखो px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है। आपकी मर्जी, आप कहोगे नहीं भाई हम तो py से शुरू करेंगे, तो py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन और px में हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये कोई भी ऐसा मैटर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चे पास पास आएंगे तो आपस में कंबाइन करेंगे, तो 1s ने क्या बना लिया आपस में, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बना लिया। 2s ने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, अब ये px अगर ये मान रहे हैं कि भाई हम ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो px ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और py और py ने पाई बना लिया, pz ने भी पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के तैयार हो गए। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हम लोगों ने, तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की जगह पर देखो यहाँ पर kk लिखा हुआ है। kk क्यों लिख दिया यहाँ पर, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर ये वाला सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इसकी जगह पर वहां पर kk लिखा हुआ है। kk क्यों लिखा हुआ है, तो मुझे बता सकता है kk का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? ये 1s की ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। 1s2 का क्या बता रहे हैं? 1s की ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन्स आया ना, जैसे 1s1 होता है, सिग्मा 1s2। यहाँ पर देखो kk का मतलब ये है कि k डिनोट्स द फर्स्ट शेल। आपको मैंने फर्स्ट डे ही क्लास में आपको बताया था ना कि जो ऑर्बिट्स होती हैं वो k l m n में डिवाइड होती है। पहली वाली ऑर्बिट को हमने क्या बोलते हैं, k, दूसरी वाली ऑर्बिट को l, फिर m, फिर n। ठीक है, और अच्छा हमें ये बात भी पता है कि हमेशा जो बॉन्डिंग होती है वो आउटर मोस्ट शेल की बॉन्डिंग होती है, अंदर वाली शेल्स तो कोई बॉन्डिंग करती नहीं है, बाहर वाली शेल बॉन्डिंग करती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास O2 का हम कॉन्फ़िगरेशन से पोस्ट
कोई बॉन्डिंग कर नहीं रही है, तो हमने क्या लिख दिया, सिग्मा बॉन्डिंग बना तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना, के और के लिख दिया। ये के किसके लिए लिखा है, एक एटम की पहली शेल, दूसरे एटम की पहली शेल, के ठीक है, बाकी के कॉन्फ़िगरेशन है। तो जहाँ पर के अगर लिखा हुआ है उसे कंफ्यूज मत हो ना, इसे बस समझना कि अंदर वाली शेल के लिए लिखा हुआ है, सिग्मा बॉन्डिंग बना तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, आ गया, इसको कंबाइन करेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग बना तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना, हमने के लिख दिया है। फिर क्या होता है, 2s कंबाइन करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। और वही फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2px, फिर पाई बॉन्डिंग 2py इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2pz, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग वाले, और फिर लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px यहाँ पर लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं तक पूरे फिल हो गए, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो। तो बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, वन एस को नहीं दिखा रहे हैं, अंदर वाली शेल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, दूसरी तो शेल है 2s है। अब देखिए 2s में कंबाइन किया और क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब 2s में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस वाले ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर आप बना रहे हैं। फिर देखिए 2p की चांस आई, तो 2p में क्या फिर वही बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में इन्होंने देखो क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, मतलब यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम pz से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। मगर जब आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो इसी एक को फिक्स कर लेना, इसी एक को फिक्स कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने pz से सिग्मा बना लिया, px py आपका पाई बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz के सबसे ज्यादा ऊपर रख दिया है। फिर ये हमारे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग वाले और इसके एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है। अब आप बस ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो इसकी बहुत ध्यान दोगे, वो ये कि ये नीचे जो बने हैं ये कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से तो कम है, इसलिए नीचे तो बना ही है। और साथ में इनकी एनर्जी जो है साथ के अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम एनर्जी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम एनर्जी, इसलिए नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी अपने साथ वालों एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा है, अब देखिए ज्यादा एनर्जी हो रही है, ठीक है। इसमें जो डायग्राम बनाओगे तो आप इसको ऊपर नीचे करके दिखाओगे, तो ये एनर्जी का एरो बना है, एनर्जी का एरो ये दिखा रहा है कि भाई नीचे से ऊपर जाकर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और ये आपका लास्ट में एम्प्टी है ऑर्बिटल है। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और ये खाली है। समझ में आई बात, बात समझ में आई है? यस मैम। ठीक है, मैम हाँ बोलिए। ये इसको हम लोग रूल मानकर याद कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का कोई सेंस बनता है कि जो एंटी बॉन्डिंग में वहाँ सिग्मा 2pz है वो ऊपर चला गया है, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जबकि सिग्मा वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, एनर्जी कम रहती है। एंटी बॉन्डिंग इसके लिए तो भी मैंने आपको बोला है ना कि इसकी एनर्जी क्यों ज्यादा है उसका भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी एनर्जी क्यों सबसे ज्यादा इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके मैम। अभी तो आपको इतना कॉम्प्लिकेशन याद कर लो, पहले आप याद करो फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके थैंक्स।
इतना भी फिलहाल याद करो कि सिग्मा बॉन्डिंग 2p-Z की जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी इसको ऊपर के लिए रखती है। फिर आप आइए वही बॉन्ड ऑर्डर तो आपको मालूम है कैसे निकलेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर आप के शेल के इलेक्ट्रॉन गिनोगे तब यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग के 6 हो जाएंगे। इसको हटा दो तो आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, आंसर आपका वही आएगा। ये क्या है, ये बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है। सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो आपस में वैसे भी कैंसिल हो गए ना। आप यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। तो आपने यहाँ से शुरू से करा तो आपके 10 बॉन्डिंग हो जाएंगे और 6 एंटी बॉन्डिंग। तो आप यहाँ से करा इलेक्ट्रॉन का काउंट तो आपके 8 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। बात वही आएगी, 10 - 6/2 = 2, 8 - 4/2 = 2। ठीक है, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आएगा, हमेशा 2 ही आएगा ऑक्सीजन के केस में। स्टेबिलिटी की बात करें तो भी हाँ स्टेबल होगा, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, 2 बॉन्ड ऑर्डर भी आ रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये बात आप वहीं पर नोट कर लें। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बाय बताओ क्यों ऐसा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बताओ। अगर मैं बोलूं कि H2O2N2 तीन मॉलिक्यूल्स है, H2O2N2, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। N2 क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। हाँ, H2 के इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड 1 होगा, है ना, ये 1 बॉन्ड बनाता है। O2 में डबल बॉन्ड होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो स्टेबिलिटी N2 क्यों ज्यादा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। आप सिंगल बॉन्ड है, थोड़ी सी एनर्जी दी, टूट गया। डबल बॉन्ड है और एनर्जी देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड है और एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, मतलब कि वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है ना। अगर हम आपका एक हाथ पकड़े, है ना, और दोनों हाथ पकड़ ले तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, तो दोनों हाथ पकड़े हुए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और यू कैन से स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। यस मैम। ओके, तो अब अगर मैंने कहा कि चलो मुझे N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाओ, तो N2 की केस में क्या चेंजेस आ जाएंगे बताओ। मैम पाई वाला ऑर्बिटल पहले रहेगा। हाँ, यहाँ पर ये पाई वाला पहले आ गया और सिग्मा वाला ऊपर चला गया। बस यही दोनों आपस में चेंज हो जाती पोजीशन, N2, D2 और C2 केस में। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7 है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला तो 1s2 ने कंबाइन करा, तो वो यहाँ पर नहीं दे रखा है क्योंकि आपकी सेकंड वाली शेल ही मेन शेल है, अंदर वाली शेल तो बॉन्डिंग नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर पहली वाली शेल के लिए KT लिख दिया। अगर आप लिखना चाहते हो सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, आप लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, अब वही सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई बॉन्डिंग 2py इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा बॉन्डिंग 2px। आगे कॉन्जुगेशन नहीं लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर पूरे फिल हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली शेल में 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 गड़बड़ हो गया ना कुछ। 14 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, तो अंदर वाली शेल में कितने हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आया, सेम यही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी आना चाहिए आपका।
2s ने कंबाइन करा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, 2p ने कंबाइन करा तो पहले पाई वाला पहले आएगा, फिर सिग्मा वाला आएगा, ठीक है। और फिर जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वही रहेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग वाले और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 और ये 3 6, 1 2 3 4 5 6। N2 का मॉलिक्यूल क्या है हमारा? डायमाग्नेटिक है। और ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 4 5 6 ना, और एंटी बॉन्डिंग कितने? 4, तो 6 माइनस 4 अपॉन 2 कितना हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर भी फिर से? नहीं नहीं, ये आपका 2 2 4 5 6 7 8 सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग से 2 ही है। 8 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। 8 माइनस 2 6 हो गया, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। स्टेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। मैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक है। समझ में आया? किसी को डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? कुछ पूछना है? Am I audible? क्या मैम, यू आर ऑडिबल। अब आपका काम ये है कि ये तो मैंने O2 और N2 का बता दिया है ना, ऐसे B2 और C2 का आप अपने से बनाओ। B2 का बनाओ, C2 का बनाओ और H2 का बनाओ, H2 प्लस का बनाओ, O2 माइनस का बनाओ। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि H2 molecule exists but helium molecule does not exist by। क्या आंसर होगा इसका? According to molecular orbital theory, you have to explain helium molecule does not exist but H2 molecule exists by। है कोई आंसर? मैम जस्ट हीलियम और हीलियम प्राइस। हाँ, मैम He। मैंने कहा हीलियम मॉलिक्यूल He2, हीलियम मॉलिक्यूल He2 जो होता है does not exist। मैम तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले मैम बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर 0 हो जाएगा। वेरी गुड। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। हीलियम मॉलिक्यूल का निकालोगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 है ना। हीलियम मॉलिक्यूल में 4 हो गया आपके पास, तो आपने जब लिखा सिग्मा बॉन्डिंग -2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग -2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वापस बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन के केस में निकालोगे तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो क्या आ गया? कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, तो क्या हो गया? उसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ इतना हो गया। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 - 0 बॉन्ड इज इक्वल टू 1। साथ इलेक्ट्रॉन पेयर है इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। और कुछ बनाना ही नहीं, इसमें 2s बनाना ही नहीं, क्योंकि पहली वाली शेल एक ही तो शेल होती है हाइड्रोजन के पास। एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये है। सिग्मा बॉन्डिंग वाला, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला। और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये आपका फिर खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। अगर H2 प्लस का बनाने को आएगा तो H2 प्लस का मतलब क्या हो गया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और कम है ना। तो हाइड्रोजन आयन में, इसमें H2 आयन में क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 2 में से एक चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचे? एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? सिग्मा 1s1। एक ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो 0.5 आया, ठीक है।
तो अब स्टेबिलिटी पूछी आपसे कि बताओ H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है कि H2 ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे H2 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है और H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक एफिनिटी की बात आए तो H2 प्लस क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, तो इसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बना है, H लिखा है, यहाँ पर H प्लस लिखा हुआ है। H प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब देखो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे ना, यहाँ पर H पे एक इलेक्ट्रॉन है, H प्लस इसको मान लो तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ह्यूमन एसिड से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ H2 प्लस। H2 माइनस की बात अगर हम आपसे कर लेंगे तो H2 माइनस में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई, देखो ये इलेक्ट्रॉन को मैंने ना ऐसे करके थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बाहर निकला, ये यहीं पर लिखा होगा। ये हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पर H2 माइनस है, तो इसका मतलब इसको ये माइनस बना रहे होंगे, माइनस का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो H2 माइनस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये तो H है, H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक और H है, उसको माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन का अपना ये और एक एक्स्ट्रा जिसके पास ये है ना, कितने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये थोड़ा सा बनाते समय ना इलेक्ट्रॉन शेल बाहर निकल गया, तो यही तो सर्कल के अंदर ही बनाना। ठीक है, यहाँ बनेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हो गए, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो 2 - 1/2, तो कितना आ गया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। इसका मतलब H2 प्लस और H2 माइनस दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई है, ये H2 माइनस का है, यहाँ पर आप H के नीचे माइनस का साइन लगा देना, ये H माइनस है, H माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, इसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कंबाइन करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पर आ गए, एक यहाँ पर आ गए। समझ में आई बात, सारे कहते हैं यस मैम। कि H2 मैम H2 प्लस और H2 माइनस इनकी स्टेबिलिटी बराबर होगी। स्टेबिलिटी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर बराबर है। एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार ऐसा पूछते हैं कि आपको दे दे H2 प्लस H2 माइनस दे दे और आपसे बोल दे कि इनको बढ़ती हुई स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाइए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जिसमें प्रोसीजर ऑर्डर में लगाइए, तो आप सबके क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे पहले, बॉन्ड ऑर्डर जिसके बराबर आएंगे मतलब उनकी स्टेबिलिटी भी बराबर होगी। H2 प्लस और H2 माइनस की स्टेबिलिटी इक्वल है, और सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, H2 की रहेगी। ठीक है, O2 का था। ऐसे ही अब आज आपका काम जो है, जो होमवर्क है वो यह है कि B2C2 और O2 माइनस 2 इनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे। O2 माइनस 2 कैसे बनाओगे, -2 का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज है, इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक्स्ट्रा है, इसमें भी एक्स्ट्रा है, तो मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, तो कितने हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो O2 माइनस 2 का मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बात समझ जाए, बिल्कुल, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए।
ऐसे ही अगर एग्जाम में सपोज करो सी और NO का आ जाए तो कैसे बनाओगे, एक तरफ कार्बन बनाओगे एक तरफ ऑक्सीजन का बनाओगे। NO का आ जाए तो एक तरफ नाइट्रोजन का एक तरफ ऑक्सीजन का, एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपके ऐसे ही बनेंगे, ये आपको बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे हेट्रो के बारे में। मगर अभी आपका आज का काम है कि होमो एटॉमिक पैरामीटर मैंने करा दिए हैं, इसके अलावा P2 और O2-2 O2-, इनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, स्टेबिलिटी, इनका मैपिंग बिहेवियर बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये जब अच्छे से सब हो जाएगा तभी फिर आपको आगे हेट्रो वाले को समझ में आएगा। ठीक है, और कई बार आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके प्रैक्टिस करिएगा। मैम आप पूछिए। मैम H2- और H2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, लेकिन H2- में एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है और H2+ में नहीं है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए H2+। हाँ देखो, इसमें भी क्या होता है कि कई बुक्स में अलग अलग इन्होंने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। जैसे आपने बात बोली है, यही पे आगे कुछ सही है, यही मैं डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों को कि जब आप H2- की बात कर रहे हो तो इसमें एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है ना, और जब H2+ की बात करते हो तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर तो आप दोनों की स्टेबिलिटी बराबर दिखाओगे, मगर अगर आप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहो तो इस केस में आप बोल सकते हो कि स्लाइटली H2+ की जो वो है स्टेबिलिटी H2- से ज्यादा हो सकती है। क्यों ज्यादा हो सकती है? क्योंकि इसके पास एक एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी है। एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी स्लाइटली H2+ से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो बुक्स में दोनों तरीके के रीजन दे रखे होते हैं, मगर आंसर आपके दोनों ही सही रहते हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे कि दोनों की एनर्जी बराबर है अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर, वो भी सही है। अगर आप एक लाइन से आगे एक्सीड करना चाहो कि बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से तो बराबर है, अकॉर्डिंग टू द एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तब हमारी इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इसकी कम हो जाती है H2-। ठीक है, तो मगर ये है कि जब भी आप आंसर लिखोगे तो अपना रीजन के साथ लिखोगे। क्या आप बॉन्ड ऑर्डर को देखते हो स्टेबिलिटी लिख रहे हो, कि अब ये चीज कब देखते हैं? अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, अगर कोई दो एटम्स से दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनका बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, तब हम उस केस में आगे बढ़ते हुए नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। सीधे ही नहीं करने लग जाएंगे कि सीधे ही हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को काउंट करें। ठीक है, अगर कोई 2 या 3 मॉलिक्यूल हैं, अगर उनका बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, तब हम एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। अगर एग्जाम में जो आप लिखते हो तो अपने आंसर का रीजन के साथ लिखना कि आप किस बेसिस पे लिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि H2- का स्टेबिलिटी H2 से स्लाइटली कम इसलिए हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर बराबर होने के बावजूद, क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? चलिए फिर बच्चों जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे हेट्रो पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही पढ़ते हैं, वरना हेट्रो फिर पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी आप लोग इतना पढ़ लो, याद कर लो। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द molecular orbital diagram of hetero molecules. Hetero means HNO. Okay. Now give me the attendance. Screenshot मुझे भेज दीजिए। यस मैम, सेंड कर दिए हैं। कर दिया? 12:55 पे क्या था? Have a nice day. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।